दोस्तों, जब मारुति सुजुकी ने इंडिया की रोड्स पे अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया तो एक चीज थी जो कि किसी भी प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया नहीं, ना ही कोई और उसके बारे में बात कर रहा था। मारुति की ई विटारा, इंडिया की सबसे देसी कार कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी, उसका दिल, उसका बैटरी पैक चाइना में बना हुआ है। BYD, बिल्ड योर ड्रीम्स। वही चाइनीज कंपनी जो कि इंडिया में अपनी खुद की इलेक्ट्रिक कार्स को बेचना चाहती है, बेच भी रही है इंपोर्ट कर करके। वो चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट करता है इन सेल्स को, इन बैटरीज को, और मारुति को पूरा पूरा बैटरी पैक बना के दे रहा है, फिट करने के लिए दे रहा है कि बस आप लगाओ, बेचो, बैटरी हमारी, गाड़ी आपकी। मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा इंडिया वाला कार ब्रांड अपनी पहली ईवी में अपने सबसे बड़े इमर्जिंग कॉम्पिटिटर का हार्ट यूज कर रहा है। और सिर्फ मारुति नहीं, महिंद्रा की BE6E या फिर XEV9E, वो फ्यूचरिस्टिक प्रीमियम एकदम बॉर्न इलेक्ट्रिक वाली एसयूवीज जो हैं, जिन्हें हम आए दिन देखते हैं अपनी सड़कों पे आज के दिन, उनमें भी BYD की ही सेल्स लग रही हैं। BYD की ब्लेड नाम से पूरा बैटरी पैक होता है, वो उसके अंदर पूरा सेटअप होता है। इंडिया की जो सबसे बड़ी कार कंपनीज अपने स्ट्रॉन्गेस्ट इमर्जिंग कॉम्पिटिटर की टेक्नोलॉजी को यूज करके अपनी ईवीज बना रही हैं। सवाल ये उठता है, क्या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था? और अगर ये सिर्फ दो कंपनीज की बात है तो बोला बाकी की इंडस्ट्री क्या कर रही है? इसका जवाब ढूंढने के लिए पहले एक गलत अजम्पशन को हमें तोड़ना पड़ेगा। लिथियम आयन बैटरी ये चीज नहीं होती है। जैसे मार्केट में अगर आप आटा खरीदने जाते हो तो आपको चक्की वाला आटा अलग मिलेगा, मैदा अलग से मिलेगा, बेसन अलग से मिलेगा। इसी तरह लिथियम आयन एक फैमिली है, अलग केमिस्ट्रीज, अलग ट्रेड ऑफ्स। आज ऑटोमोटिव वर्ल्ड में दो मेन आर्किटेक्चर्स कंपीट करते हैं। पहला आपका NMC यानी लिथियम निकल मैंगनीज एंड कोबाल्ट का कॉम्बिनेशन। NMC बैटरीज एनर्जी डेंस होती हैं, एक छोटी बैटरी में ज्यादा रेंज आपको मिल सकती है। वेस्टर्न ऑटोमेकर्स, यूरोपियन ऑटोमेकर्स और कोरियन ऑटोमेकर्स, ये सब लोग NMC को प्रेफर करते हैं क्योंकि रेंज एंजाइटी को सॉल्व करना है। लेकिन NMC में कोबाल्ट चाहिए जो मोस्टली कॉन्गो से आता है, एक जियोपॉलिटिकली वॉलेटाइल रीजन, और निकल चाहिए जो कि एक्सपेंसिव है। एंड इंडियन समर्स में एक और सीरियस प्रॉब्लम आ जाती है, NMC में थर्मल रनअवे का रिस्क ज्यादा होता है। थर्मल रनअवे का मतलब समझ रहे हो? कैस्केडिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें बैटरी गलत कंडीशंस में फायर पकड़ लेती है। कई बार हम देखते भी ना, कुछ स्कूटर्स में आग लग जाती है। वो इनके कारण हो जाता है। 45 डिग्रीज की गर्मी में इंडियन रोड्स के ऊपर ये एक रियल डेंजर बन जाता है, कोई थ्योरेटिकल रिस्क नहीं। पर NMC की जहां हमने बात करी, वैसे एक और बैटरी आती है जिसको बोलते हैं LFP यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट। आयरन और फॉस्फेट दोनों ग्लोबली अबंडेंट है, दोनों सस्ते हैं और दोनों जियोपॉलिटिकली बिनाइन है, इजीली सोर्स किया जा सकता है। LFP बैटरीज NMC से आज लगभग 40% सस्ती होती हैं, 5000 से ज्यादा चार्ज साइकिल्स भी विस्टैंड कर लेती हैं। प्रैक्टिकली 15 से 20 साल की उनकी लाइफ होती है और थर्मल रनअवे रेजिस्टेंस भी उनका ज्यादा होता है। इंडियन हीट के बारे में अगर आप सोचें, इंडियन बजट के हिसाब से अगर आप सोचें, हर तरीके से LFP बैटरीज ज्यादा बेटर पड़ जाती हैं। कोई भी रैशनल इंडियन ऑटोमेकर जब मास मार्केट अफोर्डेबल ईवी बनाना चाहेगा तो LFP ही बेटर चॉइस उसके लिए निकल के आएगी। तो ठीक है, LFP अच्छी टेक्नोलॉजी है, सूटेबल है इंडिया के लिए, तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? मुझे भी ये लहर समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, बट अब जरा आपको बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि चाइना के पास इन LFP बैटरीज का 98% ग्लोबल मार्केट शेयर है। 98%। CATL जो कि चाइना की एक कंपनी है, BYD एक और चाइनीज कंपनी है, ये दोनों मिलके ही अकेले 52% ऑफ टोटल LFP बैटरी मार्केट कंट्रोल करते हैं। दुनिया में कोई भी कंपनी जो आज अफोर्डेबल, थर्मली सेफ, मास मार्केट ईवी बनानी चाहती है, वो प्रैक्टिकली चाइनीज LFP टेक्नोलॉजी के बिना कर ही नहीं सकती है। और ये डोमिनेंस कोई एक रात में नहीं बनी है। चाइना ने दशकों तक स्टेट स्पॉन्सर्ड सब्सिडीज दी, R&D किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बिल्ड किया, दुनिया भर में माइनिंग का पूरा अपना सप्लाई चेन बिल्ड किया। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ध्यान भी नहीं दे रहा था, तब वो ये सब कर रहे थे। आज के दिन अब देखो तो CATL के पास 3000 से ज्यादा बैटरी पेटेंट्स हैं, BYD के पास 8000 से ज्यादा। उन्होंने स्केल को बिल्ड किया जब ग्लोबल मार्केट एग्जिस्ट भी नहीं करता था। स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी जिसमें शॉर्ट टर्म लॉसेस लेते हैं लॉन्ग टर्म मोनोपोली बनाने के लिए। जब दुनिया को रियलाइज हुआ कि LFP बैटरीज का ही फ्यूचर है, चाइना ऑलरेडी अपने दोनों हाथ वहां पे फैला के बैठा था। अब मारुति पे जरा वापस आते हैं। जब मारुति ने डिसाइड किया कि उन्हें एक अफोर्डेबल मास मार्केट ईवी बनानी है, उनके पास जेन्युइनली कोई दूसरा वायबल ऑप्शन ही नहीं था। ना उनके पास अपनी बैटरी केमिस्ट्री थी, ना इंडिया में कोई लार्ज स्केल LFP सेल मैन्युफैक्चरर है। स्पीड भी चाहिए, मार्केट अपॉर्चुनिटी विंडो खुल रही है और कॉम्पिटिटर से पहले मैदान में भी आपको उतरना है। कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, उनको जवाब भी देना है। तो BYD के पास गए, उनका ब्लेड बैटरी पैक उठाया जो कि दुनिया भर में टेस्टेड है, टोटली प्रूवन है, उसको इंपोर्ट करना शुरू किया, अपनी गाड़ी में लगाना शुरू किया एंड ई विटारा गाड़ी लॉन्च हो गई। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी की, 11 लाख में गाड़ी ले लो, साथ में बैटरी अलग से लगभग 4 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट पे, बैटरी एज ए सर्विस। इंडियन बायर के लिए अपफ्रंट कॉस्ट को रिड्यूस कर दो, स्मार्ट थिंकिंग, अच्छा काम है। लेकिन बैटरी का केमिस्ट्री, डिजाइन, IP सब BYD का, सब चाइना का। महिंद्रा की स्टोरी और भी न्यूआंस्ड है एंड जेन्युइनली
थोड़ी सी ज्यादा इंप्रेसिव भी है। महिंद्रा के इंजीनियर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है। उन्होंने BYD के सेल्स लिए, उन्हें इंडियन कंडीशंस के हिसाब से इंजीनियर किया एंड उन्होंने वर्ल्ड क्लास लेवल का काम उसके ऊपर किया है। उन्होंने उसके ऊपर क्रैश पोल टेस्ट किए हैं, उन्होंने बैटरीज को उठाकर के पानी के अंदर डाल दिया, उसके ऊपर 100 बार का प्रेशर लगाया, 80 डिग्री सेल्सियस का उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ाया, हर तरीके से टेस्टिंग करी गई है। उनके ऊपर 7G वर्टिकल फोर्स, वाइब्रेशन टेस्टिंग 40-40 घंटे के लिए सब कुछ किया है, सब कुछ पास हुआ। थर्मल शॉक टेस्टिंग करी बिटवीन 50 डिग्रीज एंड -30 डिग्रीज, पास। और रिजल्ट दिखता भी है। 141.55 वॉट पर केजी का अगर आप एनर्जी डेंसिटी ऑफर कर रहे हो LFP बैटरी पैक के अंदर, 79 किलोवाट आवर की टोटल कैपेसिटी इंग्लो प्लेटफॉर्म पे, ये नंबर्स जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास हैं। ये प्योरली इंडियन इंजीनियरिंग का रिजल्ट है, इसके लिए उन्हें क्रेडिट भी मिलना चाहिए। लेकिन जो सेल्स वो यूज कर रहे हैं वो इन दी एंड BYD की ही है। इंडियन बॉडी, इंडियन सॉफ्टवेयर, इंडियन असेंबली, इंडियन टेस्टिंग, सब कुछ, लेकिन चाइनीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ वो लेयर है जो कि ज्यादातर एनालिसिस मिस करती हैं। BYD एक बैटरी कंपनी भी है और एक कार कंपनी भी। वो मारुति और महिंद्रा को सेल सप्लाई करते हैं एज अ सप्लायर, और वो अपनी खुद की गाड़ियां, इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में दबा के बेचे जा रहे हैं, सेल्स अपनी इंक्रीज किए जा रहे हैं एज ए डायरेक्ट कॉम्पिटिटर। एक ही कंपनी एक ही समय में सप्लायर भी है और कॉम्पिटिटर भी है। जैसे अगर आप ढाबा ओनर है तो आपको जो मसाले का जो सप्लायर है, आपका जीरा, आपकी मिर्ची और आपकी गरम मसाला, सडनली सामने ही वो अपना एक ढाबा खोले और वो वहीं पे यूज भी करने लग जाए। ये सिचुएशन इंडिया के टॉप ऑटो मेकर्स की भी है आज के दिन। तो कोर रिफ्रेम क्या हुआ? इंडिया का मेड इन इंडिया EV मिशन जेन्युइनली सक्सेसफुल है, चैसिस में, सॉफ्टवेयर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, असेंबली में। लेकिन जब भी कोई इंडियन EV रोड पे निकलती है, उसकी कोर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, उसकी बैटरी केमिकल डिजाइन, उसका IP, वो सब कुछ चाइनीज कंपनी का आ रहा है। और सबसे काउंटर इंट्यूटिव बात यह है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थी ही नहीं, कोई नाइविटी नहीं थी। ये एक रैशनल डिसीजन था जिसमें स्पीड को सोवरेन इंडिपेंडेंस से ऊपर रखा गया। इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में देरी करो, मार्केट शेयर परमानेंटली आप खो दोगे। तो इंडियन कंपनीज ने चाइनीज टेक्नोलॉजी के ब्रिज को यूज किया और अपने टाइम को बचाया। ये समझ में आता है हमें, लेकिन रैशनल शॉर्ट टर्म डिसीजंस लॉन्ग टर्म ट्रैप्स भी बन सकती हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 30% EV पेनिट्रेशन अचीव करना। अगर वो टारगेट अचीव हो, सिर्फ आज की ट्रैजेक्टरी पे चले, तो इंडिया की रोड्स पे चलने वाली उन 30% व्हीकल्स का दिल चाइनीज सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट होगा। और अगर उस सप्लाई चेन पे कभी भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर आया, या फिर चाइना ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर सप्लाई चेन के ऊपर प्रेशर डाल दिया, तो ये सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ये एक नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बन जाएगी, एक नेशनल मोबिलिटी प्रॉब्लम बन जाएगी। ये बात कोई भी ओपनली आज ज्यादा बात नहीं कर रहा है। ये वो लेयर है जो सेल्स ब्रोशर में नहीं होती, जो इलेक्शन स्पीचेस में नहीं होती। लेकिन यही असली सवाल है, आज जब इंडिया इलेक्ट्रीफाई हो रहा है अपने पांव पे खड़े होने के लिए, क्या वो एक्चुअली ज्यादा डिपेंडेंट हो रहा है किसी एक ऐसे कंट्री के ऊपर जो कि हमारा एडवर्सरी भी है? इसी सवाल का जवाब हम देखेंगे आने वाली वीडियो में, जहां इंडिया ने इसको तोड़ने के लिए 18,100 करोड़ का मैसिव दाव लगाया है, एक बड़ा बेट लगाया है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई आज की बात नहीं करता है। पर तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रो एज, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं जयंत मुंद्रा, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।